चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हम लोगों ने पूरे भारतीय इतिहास को देखा और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने 3 कालखंड देखे थे। पहला प्राचीन, दूसरा देखा था आपका मध्यकालीन और तीसरा देखा था हमने आधुनिक। ठीक है, तो प्राचीन काल में ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं, ठीक है, तो प्राचीन काल के अंतर्गत सबसे पहला जो सभ्यता आती है उसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की कोई चीज हमें नहीं मिली है। हालांकि माना ऐसा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की जो सभ्यता है वो एक घुमंतु सभ्यता थी और वही घुमंतु सभ्यता आगे चल करके एक क्या बन जाती है? नगरीकृत सभ्यता बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकृत सभ्यता थी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो अब 2-3 चीजें हैं। सबसे पहला तो इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, यानी कि इसका जो है हम लोग नामकरण करेंगे। 2-3 चीजें हैं। ठीक है, इनका पहला हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। ठीक है, दूसरा इसका विस्तार देखने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में जो होने वाला है वो बता रहा हूं मैं आपको। नामकरण था, इसका विस्तार कहां कहां से है, और उसके अलावा हम इतिहास को पढ़ने का एक आज नया नजरिया भी देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम में से बहुत सारे विद्यार्थी लूसेंट लेके बैठे हुए हैं, बहुत से विद्यार्थी किसी न किसी पब्लिकेशन की बुक लेके बैठे हुए हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर किसी सभ्यता को पढ़ा कैसे जाए? भाई इतना सारा इतिहास है, कई तो बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा सभ्यता पे बनी हुई। ठीक है, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है जिसके अंतर्गत, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसे बेहतर जो बुक मानी जाती है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक मानी जाती है वो उपेंद्र सिंह की है। पहले ये अंग्रेजी में थी सिर्फ, अब ये हिंदी के अंतर्गत भी क्या है? अवेलेबल है। ठीक है, ध्यान रखना, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, उपेंद्र सिंह की सबसे बेहतर बुक मानी जाती है पियर्सन। ये इसका पब्लिकेशन, कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा भाई, ध्यान रखना। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हिस्ट्री से कुछ ही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुरान साबित हो सकती है, उनके लिए गीता साबित हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यानी ये प्रमुख पुस्तक है उनके लिए। ठीक है, जो पूर्व मध्यकाल और जो है प्राचीन काल के इतिहास को जानना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताई आपकी कि पहला नामकरण हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग क्या करेंगे? विस्तार पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसका विस्तार कहां से कहां है। ठीक है, तीसरा हम लोग क्या करेंगे कि जब किसी सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति को हम लोग जान जाएं अगर, तो समझ लो कि पूरी की पूरी हमने क्या जान ली? सभ्यता जान ली। ठीक है, 2 चीज जानी। उसके अलावा हम लोग तीसरी चीज जानेंगे कि क्या है? स्रोत कौन कौन से थे हड़प्पा सभ्यता को जानने के, और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन थे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहला चीज है नामकरण की। जब बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का पहला नाम क्या है भाई? जो मैं बता रहा हूं आपका, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसी का अंग्रेजी में जो है वर्जन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और तीसरा इसे कई बार कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इस टाइम पीरियड पे जो धातु थी यहाँ पर मौजूद वो कौन सी थी? कांस्य थी। यहाँ पर क्या अवेलेबल नहीं था? तो भाई यहाँ पर सोना अवेलेबल नहीं था। क्या नाम था? सोना यहाँ पर, सॉरी सोना कह रहा हूँ, लोहा यहाँ पर नहीं था। क्या नहीं था? लोहा यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। सोना था भाई, सोना भी था, चांदी भी था, तांबा भी था, टिन भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ लोहा अवेलेबल नहीं था। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला चीज क्या आता है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका नामकरण में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम उसका हड़प्पा आता है, दूसरा उसका सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज हमने क्या कर ली? जान लिया। उसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग विद्वान देते हैं, जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा राजधानी वाली सभ्यता भी इसे नाम दिया जाता है। कई और भी नाम देते हैं, जो सबसे प्रचलित नाम है वो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता है। अब चलिए इनके इतिहास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जो हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? समझना इस बात। 1921 के अंतर्गत क्या हुआ
कि खुदाई स्टार्ट होने लगी, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं 1856 में, यानी एक वर्ष पहले, किसके 1857 की जो लड़ाई हुई थी उससे एक वर्ष पहले, कितने, एक वर्ष पहले 1856 में, ठीक है। 1856 में क्या हुआ था कि रेल की पटरियां लाहौर तक बिछी थी। उसी दौरान एक ईंट मिला था, क्या मिला था, ईंट, एक पत्थर मिला था, ईंट मिला था। ईंट और पत्थर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई, ये चीज क्या करना आपने ध्यान रखना है। तो अब हुआ क्या कि 1856 में रोड बन रही, उसी दौरान एक पत्थर मिला, सॉरी ईंट मिला। वो ईंट किसी और का नहीं, वो हड़प्पा का था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ, 1856 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ध्यान रखना। पुरातात्विक विभाग का लिख लेना साइड में, पुरातात्विक विभाग 1856 में क्या आया था, पुरातात्विक विभाग, ठीक है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और इसके पहले चेयरमैन अलेक्जेंडर कनिंघम बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और इसीलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो पहले डायरेक्टर कौन थे, तो उस टाइम पीरियड पे ध्यान रखना अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये चीज ध्यान रखना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहला जो नाम जुड़ता है वो अलेक्जेंडर का है, ठीक है। ये चीज क्या करना ध्यान रखना, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका इनका तवज्जो रहता है। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि इनको आगे चल करके इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा गया है। अगर इंडिया के अंतर्गत बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम ही है जिन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये होंगे कि पूछ रहे होंगे कि भैया आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है। चलो आर्कियोलॉजी का मतलब हमें ये तो समझ में आ गया, पुरातत्व, ठीक है। तो पुरातत्व का मतलब क्या होता है, तो पहली चीज ध्यान रखना, पुरातत्व जब कोई चीज हिंदी के अंतर्गत ना समझ में आए तो सबसे पहले क्या करना है, उसको तोड़ दो। पूरा मतलब प्राचीन तत्व मतलब कोई ऐसा पदार्थ आप समझ सकते हो जिसको आप महसूस कर सको, टच कर सको, ठीक है। बात सुन में, टच कर सको, तत्व समझ ले जिसे हम टच कर सके, ठीक है। जिसके भौतिक अवस्था को हम जान सके, महसूस कर सके और परख सके अपनी इंद्रियों के जरिए, उसे हम तत्व समझ लेते हैं। बात सुन में आ गई। तो पुरातत्व का मतलब प्राचीन तत्व, ठीक है। बात सुन में आ गई, पुरातत्व, ठीक है। तो उन्हीं का जो विभाग है उसे हम पुरातात्विक विभाग कहते हैं। इसका प्रमुख काम क्या है, तो प्राचीन काल के अंतर्गत जो सभ्यताएं थी और जो पूरा वस्तुएं हैं उनका खोज करना और खोज करके उन पर रिसर्च करने का काम होता है पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में इंडिया के अंतर्गत है, नेशनल म्यूजियम के पास। अगर आप जाओगे तो वो सर्कल वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, उसी के अंतर्गत आपको पुरातात्विक विभाग मिल जाएगा। बात सुन में आ गई, क्लियर है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उस टाइम पीरियड पे पहली बार, इसीलिए इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। ये चीज क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। लेकिन 1856 मैंने बता तो दिया, लेकिन 1856 में जो ईंट मिली थी उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। होता क्या है कि 1921 के अंतर्गत, ध्यान रखना 1921 के अंतर्गत हड़प्पा नामक एक जगह पर, जो पाकिस्तान में, ठीक है, क्या है, पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई हुई, और खुदाई होने के बाद वहां पर एक नीचे दबी हुई क्या मिली, एक पूरी की पूरी सभ्यता से निकल आई, पूरी पूरी क्या निकल कर आई, सभ्यता से निकल कर आई। और जब सभ्यता से निकल कर आई तो क्या हुआ, इसको क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसी पहली सभ्यता थी जिसकी खुदाई करने पर बाकी सभ्यताओं से, बाकी शहरों से भिन्न पाया गया। तो क्योंकि वो हड़प्पा में खुदाई हुई थी, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, अब सिंधु घाटी नाम कैसे पड़ा भाई, तो चलिए इसको मैप के जरिए समझते हैं।
ये वाला हिस्सा कौन सा भाई? चाइना। क्या है? चाइना। अब यहीं पर क्या है, एक मानसरोवर जगह है, मानसरोवर, ठीक है। अब मानसरोवर से एक नदी निकल कर आती है, वो इस तरीके से आते 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 इस तरीके से ऐसे जाती है। ये कोई और नदी नहीं, ये आपकी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी है। अब आप पूछे भैया सिंधु को सिंधु को क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता था? सोना पाया जाता था। और जब यहाँ सोना पाया जाता था, इसको क्या कहा गया? सोने की नदी कही गई, और इसी को हमने सिंधु नदी कहा, सिंधु नदी कहा, ठीक है। अब ये सिंधु नदी फैलाई, और आपको एक चीज और बता दूं कि सिंधु नदी जो है वो ही सा का क्या बना? हा बना, हिंदू नदी, ठीक है। और इसी को सिंधु नदी को क्या कहते थे? जो यूनानी थे, ये तो ईरानी लोग हैं, ईरानियों ने हिंदी कहा, और जो यूनानी थे उन यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंदे कहा। तो जिन्होंने सा को हा कहा वो सिंधुस्तान से, वो फिर क्या कहने लगे? वो सिंधु से हिंदू बन गया, और इस जगह पर रहने वाले लोग क्या कहलाए? वो कहलाए हिंदुस्तानी। क्या कहलाए? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कहलाए। बात समझ में आई? और जो इंदे कहा, क्योंकि यूनानी लोग इसको इंडस को क्या कहते, सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंदे नदी कहते थे। तो इंदे से क्या बन गया आपका? इंडिया बन गया। क्या बन गया? इंडिया बन गया। तो दो नाम आपके जो पड़े हैं, सिंधु, हिंदुस्तान और इंडिया, ये दोनों जो नाम है ये नदी के आधार पर ही पड़े हैं। उसके अलावा भारत का आपको पता ही है, ठीक है, भारत का आपको पता ही है, क्योंकि भारत नाम कैसे पड़ा। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि ये बताइए, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है कि भारत का ऑफिशियल नेम क्या है, तो बहुत सारे कहेंगे भैया आर्यव्रत, सिंधु प्रदेश, हिंदुस्तान है, ठीक है। नहीं, एक्चुअल में भारत का ओरिजिनल जो नेम है वो कौन है? वो है आपका इंडिया, और दूसरा है आपका भारत। अब आप पूछेंगे भैया आप कैसे कह सकते हो? हमने तो बहुत सारे नाम पढ़े भाई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 अगर आप उठाएंगे तो उसके अंतर्गत साफ लिखा हुआ है इंडिया, जो कि भारत, ठीक है। इस तरीके से करके कुछ लिखा हुआ है, आप खुद जाकर के एक बार देखना, एक ही लाइन में है, ठीक है। आप देखोगे तो उसमें दो नाम मिलेंगे, बहुत कुछ मत पढ़ना, उसमें दोनों नाम देख लेना। अब आप पूछेंगे भैया दो नाम क्यों रखा गया? हर देश का फ्रांस नाम है, चाइना का चाइना नाम दे रखा है, हर देश का एक नाम है, हमारे देश का क्यों? क्योंकि भारत का जो है विविधताओं का देश था। भारत जो शब्द लिया गया क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा था, और क्योंकि यूरोपियन कल्चर और बाकी जगहों पर हमारा जो नाम चल रहा था वो इंडिया चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्थिति को मजबूत रखना था और सांस्कृतिक रूप को भी ध्यान में रखता था। तो आधे लोग हिंदुस्तान के फेवर, भारत के फेवर में हुए, और आधे लोग जो हैं आपके इंडिया के फेवर में हुए। तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और ज्यादा विवाद इसी पर ना बढ़े, इसलिए क्या किया गया? दोनों नाम को क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। इसलिए भारत एक ऐसा देश है जिसके दो नाम है ऑफिशियल, एक भारत है हिंदी के अंतर्गत, और अंग्रेजी के अंतर्गत इसे क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। और भारत की जब कभी भी स्टार्टिंग होती है इतिहास की, तो उसमें सबसे पहला किसका नाम आता है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, ठीक है। अब आप पूछेंगे भैया विश्व की क्या हड़प्पा सभ्यता ही पहली सभ्यता थी? नहीं, इससे पहले भी एक सभ्यता थी, और उस सभ्यता का क्या नाम था भाई? मेसोपोटामिया। तो इससे पहले की जो सभ्यता थी उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाई मेसोपोटामिया, ठीक है। अब मेसोपोटामिया भाई सिंपल सी, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने देखा कि इंडिया सिंधु नदी के पास है, वैसे ये जो है ये दजला और फरात नदी के बीच में है। देखो दजला और फरात जो नाम है ना, ये आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं दजला फरात कैसे नाम पड़ गया, ठीक है, दजला फरात कैसे नाम पड़ गया? तो इसका जो एक्चुअल नाम है ना वो है टिग्रिस। क्या नाम है? टिग्रिस। टिग्रिस और फरहाद। क्या है? फरहाद को हम क्या कहते हैं? फरहाद को भी बता सकता है? यूफ्रेट और टिग्रिस दो नाम है इसके, ठीक है। अब ये दो नाम एक्चुअल में ये दो नाम, ठीक है। दजला और फरहाद क्यों कहा जाता है? प्रेमी थे दोनों। अच्छा, ठीक है, मार के फेंक दिया गया, बस इतना बोलो डाल दी। इस दिन कहानी बताएंगे। दजला फरहाद दोनों क्या थे? प्रेमी थे, ठीक है। तो अलग अलग नदी में दोनों को फेंक दिया गया था, ऐसा समझ लो कि दोनों को अलग अलग नदी में फेंक दिया गया, तो एक का नाम दजला पड़ गया, एक का फरहाद। प्रेम खत्म। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए मेसोपोटामिया के पास कौन कौन सी नदी है, तो ध्यान रखना दजला और फरहाद। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता अगर कोई पूछ ले हड़प्पा वाली क्या नहीं, मेसोपोटामिया कौन सी है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? पहला ये है, और दूसरा कौन सा आता है भाई?
हड़प्पा सभ्यता। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सबको डाउट क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में एक आती है और भारत की सबसे प्राचीन है और विश्व की दूसरे नंबर की क्या है ये सभ्यता है। पहले नंबर पे कौन है सर? तो पहले नंबर पे है मेसोपोटामिया। अब आप पूछेंगे सर तीसरे नंबर पे कौन है, ये बता दीजिए। चीन। कौन बता सकता है कोई तीसरे नंबर पे क्या है? ठीक है, तो तीसरे नंबर पे भाई मिस्र की सभ्यता। ग्रीक यूनान कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मिस्र की सभ्यता कहाँ पर है, तो मिस्र की सभ्यता भी जो है वो नील नदी के पास है, लिख लेना भाई अलग से। ठीक है, तो भाई ये किसके पास है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके पास है? तो सिंधु नदी मैं लिखवा ही देता हूँ, ये तो लिख लिया होगा आपने। मैं ऐसे लिखवाता हूँ नदी और वो नाम दिखाता हूँ क्योंकि कई बार पूछ लिया। जैसे पहला कौन सा भाई? मेसोपोटामिया। दूसरी सभ्यता कौन सी है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और तीसरी कौन सी है? मिस्र की सभ्यता। चौथी कोई बता सकता है? चीनी सभ्यता। ठीक है, ये तीन चार ही पूछता है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर है भाई? कौन सी नदी के पास? दजला और फरात। ठीक है, और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? इराक गणराज्य का हिस्सा है, ये सबको पता है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है भाई? भाई कौन सी नदी के पास है? सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी के पास है। अब ये नहीं कह सकते सिर्फ सिंधु के पास, इसके अलावा बहुत सी नदियां थी, लेकिन क्या है मेजोरिटी ऑफ द क्षेत्र जो है, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चौहदड़ो हो गया, कोटक दीजी हो गया। ठीक है, जब आप इनके बारे में बाड़ाकोट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो इनमें से जो क्षेत्र आप देखोगे वो किसके पास है ज्यादातर? तो वो ज्यादातर क्या है, वो आपके सिंधु नदी के पास है। तो मेजोरिटी ऑफ द जो सिटीज थी वो सिंधु नदी के पास थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया सभ्यता किसके पास है? दजला और फरात, जिसे टिग्रिस और यूफ्रेट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब सिंधु नदी क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके पास है? सिंधु नदी के पास है। अब मिस्र की सभ्यता कोई किस नदी के पास है बता सकता है? इसके पास नील नदी के पास। इसके पास भाई नील नदी के पास। और वर्तमान समय में ये कहां पर है? अच्छा हाँ, ये तो हमें बता दिया इराक में। कोई बता सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां है? पाकिस्तान और इंडिया के पास। देखो, इसके विस्तार की जब कभी बात करें या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक है, तो कंफ्यूज मत होना। इसका एक सिंपल सा याद करने का तरीका है पिया। ओ मेरा पिया घर आया। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। अब बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग कहेंगे भैया बड़ी विचित्र बात है, आपने पाकिस्तान नाम कैसे लिख दिया पहले? और मेरी क्लास में बहुत सारे विद्रोही आ जाएंगे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्षेत्र जो है पाकिस्तान के अंतर्गत है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? पाकिस्तान। पहला नाम हमने पाकिस्तान दिया। तो हर शब्द का एक एक उठा लो, ट्रिक है एक तरीके का, पहले शब्द का एक एक चीज उठा लो, याद हो जाएगा। तो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, यानी कि अगर आप बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 क्षेत्रों में हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। क्लियर है? तो ये लिख लेना, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान। ये मैंने सीक्वेंस लिखा है। सीक्वेंस इन द सेंस पहले सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, फिर उसके बाद इंडिया के अंतर्गत है, और फिर क्या है आपका? अफगानिस्तान में है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? त्रिकोणाकार है। इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो आकार जो है भैया कौन सा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। त्रिभुजा ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब उसके बाद मिस्र की सभ्यता कौन सी है? नील नदी। और चीन की कौन सी है भाई? पीली नदी या हुआंगहो नदी। इसे ही क्या कहा जाता है? चीन की सोक कहा जाता है इसे। क्यों? भाई साहब जब पानी इसमें आ जाता है ना तो कतई तबाही मचा देता है। तो हुआंगहो नदी इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लिखो भैया, हुआंगहो नदी जो है ये कहाँ है? चीन की है। ना याद है तो पीली नदी याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? दजला फरात, सिंधु घाटी सभ्यता, नील की सभ्यता और हुआंगहो। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कहने वाली सभ्यता आपकी हड़प्पा सभ्यता है, और विश्व के दूसरे नंबर की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है प्रमुख रूप से। पहला हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्यों हड़प्पा? क्योंकि 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में, ध्यान रखना, जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी जो है, इनके द्वारा
क्या किया गया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या किया गया, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई, और खुदाई होने में दयाराम साहनी वगैरह ने क्या किया, हड़प्पा नामक जगह पर एक सभ्यता खोज के निकाली, और निकालने के बाद क्या हुआ कि इसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में की थी। बात समझ में आ गई भाई। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली खोज कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1921 के अंतर्गत हुई थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और इसका पहला नाम कब पड़ा, 1921 में पड़ेगा। कौन सा पड़ा, हड़प्पा पड़ा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। दूसरा नाम क्या पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि और भी चीजें समझ में आ गया भाई। अच्छा, कुछ ऐसी चीज है जो लोगों से, बाकी चीजों से क्या है, डिफरेंट है। और जब बाकी चीजों से डिफरेंट है तो सिंपल सी बात है, इसकी खुदाई स्टार्ट की गई। और खुदाई होते 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 क्या हुआ, हमने देखा कि सिंधु नदी के पास मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज निकल कर आ रही हैं। तो इसका नाम क्या रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और जब इसके चीजों के बारे में पढ़ा गया तो इसमें ज्यादातर मिट्टी के और कांस्य धातु के बने हुए धातु क्या मिले, पदार्थ मिले, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना गया। क्लियर है। नाम में किसी को कोई डाउट है, नहीं है। इसके आकार में किसी को डाउट है, नहीं। इसके क्षेत्र में किसी को डाउट है, कहाँ कहाँ इसका किस विस्तार हुआ है, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है, अभी हम लोग उसकी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। बात सुन में आ गई, क्लियर है। इसको ये इतना क्लियर है, जहां तक पढ़ा है मैंने, मिटा दिया जाए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। चले भाई, देखिए हड़प्पा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा के बारे में, ठीक है। अब ये जो हड़प्पा काल है, इस हड़प्पा काल का हमने क्या किया, पहले तो नामकरण किया। क्या किया भाई, नामकरण किया। और नामकरण में इसके 3 नाम निकाले। पहला इसका हमने नाम दिया हड़प्पा काल, दूसरा इसे हमने नाम दिया सिंधु, ठीक है। तीसरा हमने इसको नाम दिया कांस्य। 3 प्रमुख नाम इसको हमने दिए, ठीक है। पहला चीज। दूसरी चीज आती है कि इसका विस्तार कहाँ हुआ है, ठीक है। तो इसके विस्तार के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका विस्तार 3 देशों में। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका भारत, और तीसरा आपका अफगानिस्तान। 3 क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, पाकिस्तान। सबसे कम कहाँ है, अफगानिस्तान। प्रश्न उठा भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ हुआ है, तो त्रिभुज। इसके साथ साथ मैंने बताया कि इसका जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुज आकार। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भाई इसका क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, तो कोई बता सकता है कहाँ कहाँ हो रखा है इसका? राजस्थान, गुजरात। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, उसको मैप के जरिए देखो थोड़ा सा। मैप जो है गड़बड़ बन जाता है। इस तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ बन गया भाई, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका विस्तार हो रखा है। तो जब कभी भी किसी भी देश का विस्तार को समझना होता है तो हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अंतर्गत क्या कर देते हैं, बैठ करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाला क्षेत्र नॉर्थ कहलाता है। बहुत सारे विद्यार्थी 90% जो ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप सामने खड़े हो तो जो सामने वाली चीज है, जब आप किसी चीज को इस तरीके से देख रहे हैं तो ये नॉर्थ कहलाएगा, और इसके पीछे वाला क्या सिस्टम कहलाएगा, साउथ। यानी जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरे साउथ में है। जब आप किसी पेन को, सॉरी, जब किसी कॉपी को पढ़ते हैं इस तरीके से रख करके, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, नॉर्थ, और निचला हिस्सा क्या कहलाता है, साउथ कहलाता है, ठीक है।
और जो आपका दायां हाथ होता है यानी राइट हैंड जो होता है वो हमेशा ईस्ट होता है। क्या कहलाते हैं? ईस्ट। तो नॉर्थ पता चल गया, साउथ पता चल गया, और ये वाला जो आपका राइट हैंड है वो आपका ईस्ट कहलाएगा। बची एक, वो क्या कहलाएगा? वेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ हुआ है? ठीक है, तो आप देखेंगे तो उत्तर में मांडा, ध्यान रखना, उत्तर में मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया है। ठीक है, मांडा। ठीक है, दक्षिण में दाइमाबाद, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, एमपी में, सॉरी एमएच में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, वेस्ट में सुतकांगेडो, ठीक है, पंजाब के अंतर्गत, उसे भी पाकिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, और आप देखेंगे पूर्व के अंतर्गत, तो पूर्व के अंदर कोई बता सकता है कहां पर है? पूर्व के अंतर्गत आलमगीर, उत्तर प्रदेश है। कहां पर? आलमगीरपुर यूपी के अंतर्गत, और यहाँ पर क्या है आपका? जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो सुतकांगे डोर जो आपको पड़ता है इधर, ये वाला ये रेंज पड़ जाता है जहाँ पर आपका नागेश्वर वगैरह पढ़ोगे, लोथल नागेश्वर के बारे में, लोथल और दोहन दोबारा यहाँ है, नागेश्वर इधर है, तो इधर ही आपका ये क्या पड़ जाता है? आपका पश्चिमी एरिया पड़ जाता है। तो उसको याद करने का एक तरीका ये भी है, डैम्स करके इसको याद कर सकते हैं। दाइमाबाद, ठीक है, आलमगीर, ठीक है, मांडा, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? अब क्या किया जाता है? ये तो इसका विस्तार हो गया। ठीक है, अब कितना कितना विस्तार है जरा इसको भी देख लेते हैं। तो भाई एक सबसे सिंपल सा तरीका है जानने का, किलोमीटर के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो कहा जाता है कि जो पूर्व से पश्चिम है, सबसे ज्यादा विस्तार क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ हो रहा है इसका। ठीक है, इधर तो पूर्व से पश्चिम इस तरीके से देख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? नॉर्थ से साउथ की तरफ, समझो नॉर्थ की साउथ की तरफ क्या है? 1100 है। कितना था? 1100 किलोमीटर। और इधर अगर आप ध्यान से देखें ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1100 1600। ठीक है, यानी 1100 और 1600 किलोमीटर का क्या है इनके बीच में डिस्टेंस है भारत के अंतर्गत। बेसिकली अगर देखा जाए तो भारत और उसके जो क्षेत्र है, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर डिवीजन नहीं हुआ था इतना, इसके आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो 1100 और 1600 किलोमीटर का क्या है इसका डिस्टेंस है। यानी कि प्राचीन भारत, जो मैं थोड़ा समरी कर दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हो रहे हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं। प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, और प्राचीन काल में या भारत के इतिहास को जब कभी पढ़ते हैं तो सबसे पहली सभ्यता आती है हड़प्पा सभ्यता। उस हड़प्पा सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य। कांस्य इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा धातु इसी के मिले हैं, सिंधु इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्षेत्र यहीं पर है, हड़प्पा इसलिए क्योंकि पहला खोजा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा इसका विस्तार जो हुआ है वो भारत के अंतर्गत मांडा उत्तर जम्मू कश्मीर, और दाइमाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, और सुतकांगे डोर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और उसके अलावा नागेश्वर आप देख सकते हो जो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इतने क्षेत्र में आपका क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। और नॉर्थ से साउथ में ये 1600 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट के अंतर्गत ये 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है? ये फैला है। ये किलोमीटर वाला भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 देशों में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, दूसरा भारत के अंतर्गत, तीसरा आपका अफगानिस्तान में, और जो है आकार जो है इसका वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब क्या है, जब हम अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, भाई सर आप पढ़ा तो दिए लेकिन एक चीज कंफ्यूजन है कि कब से कब तक थी। ठीक है, मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी भी हम हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं तो हड़प्पा का जो काल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कहेंगे भैया 3 दिन तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हमारा। देखा, इंडिया इतिहास को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, भारतीय इतिहास को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, और उसके बाद 3 सिस्टम चल रहा है। भाई एक्चुअल में हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग आपका आता है, देखो हड़प्पा का जो स्टार्टिंग टाइम पीरियड है उसे प्रारंभिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक काल कहा जाता है, और इसे परिपक्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपक्व, ये मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक काल वो टाइम पीरियड है जहां पर हमारे पास बहुत अंश मात्र
या बहुत कम क्या मिले हैं, सोर्सेज मिले हैं। परिपक्व काल वो टाइम पीरियड है जहां हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास का या हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। और तीसरा है आपका उत्तर हड़प्पा काल। क्या है, उत्तर। बात समझ में आ गई? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही वाला टाइम पीरियड है। कौन सा टाइम पीरियड है? ये 2300 से, ये क्या माना जाता है, 2300 से लेकर के आपका 1700 का टाइम पीरियड जो है वो ये माना जाता है। कहीं पर 1750 भी है, तो 1700 या 1750 से लेकर के बाद का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर के अंतर्गत माना जाता है। और 3000 से लेकर के आपका 2300 तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना जाता है, प्रारंभिक में माना जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो हड़प्पा टाइम पीरियड के 2300 से 1750 या 1700 वाला टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, यानी कि परिपक्व हड़प्पा काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जब हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल थे। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, तो मैंने आपको बता दिया हड़प्पा काल क्या है, इसके नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ हुआ है, किस काल को हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। अब मैं आगे एक स्टेप और बढ़ाता हूँ और वो बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 3 चीजें लिखी थी, इसमें पहला था आपका नामकरण, दूसरा था इसका विस्तार और तीसरा था आपका स्रोत। ठीक है, तो 2 चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरे पॉइंट पे आते हैं और वो है आपका स्रोत। देखिए, स्रोत को बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहला, आखिर स्रोत होता क्या है, स्रोत क्या होता है, पहले इसको समझिए। स्रोत वो जरिया है जिसके जरिए हम लोग इतिहास को क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यानी वो तत्व है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये घटना घटित हुई होगी। अब वो कौन सी किस प्रकार की हो सकती है, तो वो मैंने बताया था 2 प्रकार की होती है सामान्य। एक आपकी कहलाती है पुरातात्विक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, और एक कहलाता है आपका साहित्यिक, जिसे हम कहते हैं आपका लिटरेरी सोर्स। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता हूं आपको कि सिक्के मिले हैं, मोहरे मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। शुरुआत से चीजें, स्रोत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला है पुरातात्विक, दूसरा है आपका साहित्यिक। पुरातात्विक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो पुरातात्विक के अंतर्गत खुदाई से प्राप्त मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर हड़प्पा काल के अंतर्गत क्या क्या मिला, तो सबसे पहला हड़प्पा काल के अंतर्गत जो आता है वो आता है हड़प्पा काल में बने हुए भवन। ठीक है, जिसके भवन बने हैं। अब भवनों में भी 2 प्रकार के भवन होंगे, एक विशाल भवन आएगा और जो है दुर्ग और निचला शहर इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो दुर्ग में देखेंगे बड़े बड़े घर बन रहे हैं और निचला शहर में छोटे घर बन रहे हैं। तो घरों की बनावट किस प्रकार थी उसके आधार पर भी सोर्स पता चलता है, क्योंकि घर छोटे और बड़े एक जगह अगर दिखाए, आप पूछेंगे सर घर से हमें क्या पता चल रहा है, तो घर से आपके इकोनॉमिक सिस्टम का भी पता चल सकता है। आज देख लो कि जिसके आलीशान घर बने हुए हैं और जिसके घर के अंदर नल की व्यवस्था भी नहीं है, आप तुरंत पता कर लोगे ये रिच है और ये पुअर है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज था। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या मिलता है इसका, यहाँ पर 100 मिलता है। क्या मिलते हैं? 100 मिलते हैं। ठीक है, यानी डेड कब हो जाती है, कब्र इसे आप कहते हैं। ठीक है, यानी कब्रगाह अधिक मिली है। ठीक है, इसका एक राखी गढ़ी से प्राप्त एक कब्र जो है आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली के अंदर भी रखा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को जिनको मैं नेशनल म्यूजियम घुमाने विजिट कराने लेके गया था, उनको मैंने दिखाया था कि राखी गढ़ी से प्राप्त एक लेडी का जो है कब्र वहाँ पर रखा हुआ है। तो भवन हो गया, भवन के अलावा क्या है, 100 है। ठीक है, अब भवन में भी क्या है, ईंटों का प्रयोग होता था, तो ईंट कहाँ से आई, कैसे भट्टियां थी कि नहीं थी, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। 100 आ गया। ठीक है, तो 100 के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि जो डेथ बॉडी थी, जो कब्रें थी, उस कब्र के अंतर्गत कुछ लोगों को सामूहिक रूप से दफना दिया गया है और कुछ को देखेंगे तो रखे हुए हैं और साइड साइड में क्या है, उनके बर्तन भी रखे हुए हैं। यानी वो इससे 2 चीज समझ में आती है, वो पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते थे क्योंकि बर्तन रखा हुआ है, और एक ही व्यक्ति एक बड़ी कब्र के अंतर्गत है, इसका मतलब ये राजा महाराजा टाइप में लोग रहा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज को क्या करता है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि ये हुआ होगा। तो भवन हो गए, 100 हो गए। उसके अलावा इसको इकोनॉमिक बैलेंस करने के लिए क्या मिला यहाँ पर मोहरे भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? मोहरे, जिनका इस्तेमाल हम देखेंगे। और इन्हीं मोहरों के ऊपर क्या थी, लिपि अंकित, लिपियां लिखी हुई थी। ठीक है, और वो लिपियां क्या थी, चित्रात्मक थी
और दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और यही इनका लिटरेरी सोर्स भी है। ठीक है, और इस ध्यान रखना कि हड़प्पा काल एक ऐसा काल है जिस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल। अब जिन विद्यार्थियों को आद्य ऐतिहासिक काल नहीं पता है वो पुरानी वीडियो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा जब मैंने इनमें डिफरेंस क्रिएट किया था। फिर भी जनरली बता देता हूँ, आद्य ऐतिहासिक काल वो इतिहास काल होते हैं जिसके अंदर इतिहास का काल होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे पास सोर्सेज पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ने की क्षमता या उनको पढ़ा नहीं गया होता है। ठीक है, तो हमें ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो हड़प्पा काल के अंतर्गत हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं आपके पुरातात्विक सोर्सेज के लिए। इसीलिए 12वीं कक्षा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक टाइटल दिया हुआ है, ईंट, मनके और अस्थियां। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सिर्फ हड़प्पा काल के बारे में पढ़ लेते हैं, वो कभी ये सोचने की जो है चेष्टा भी नहीं करते कि ईंट, मनके, अस्थियां क्यों नाम दिया गया है। ईंट इसलिए दिया गया है क्योंकि इस टाइम पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भवन थी सोर्सेज के अंतर्गत। मनके इसलिए कहा गया है क्योंकि मनके भी बहुत बड़े सोर्सेज मिले हैं। ठीक है, और अस्थियां इसलिए क्योंकि तीसरी चीज जो थी वो अस्थियां ही थी जिनके आधार पर क्या किया गया था, इसको आइडेंटिफाई किया गया इस हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, बात समझ आई। डायरेक्ट नाम भी नहीं दिया गया क्योंकि अभी समझ में नहीं आया कि इसको नाम दिया क्या जाए, क्योंकि कहीं भी रिटन तो पता ही नहीं चला ना कि इसका नाम क्या था। खैर आगे बढ़ते हैं। तो भवन, सौ, मोहरे, मोहरे के अलावा यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियों के अलावा यहाँ पर आभूषण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे अन्नागार मिले हैं। ठीक है, मृत भांड मिले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या मिली है, यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे प्राचीन काल में हड़प्पा काल को जानने के सोर्स कौन से हैं, तो ध्यान रखना पहला सोर्स है आपका जो है भवन, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। दूसरा लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हमें ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, तो इनके मनकों पर मिले हैं या फिर इनके मोहरों पर हमें क्या मिले हैं, अंकित मिले हैं। ठीक है, बात समझ आई। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही हमें इन पे डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि उसको पढ़ा नहीं जा चुका। आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन कौन से हैं, भवन, शव, मोहरे, मूर्तियां, आभूषण, अन्नागार, मृतक, मृत भांड, लिपियां, ये सारी हैं। इसके अलावा भी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें स्तंभ, अभिलेख, ये सब चीजें भी क्या होती जाएंगी, जुड़ती चली जाएंगी। ठीक है, बात सुनिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। क्या समझ में आया, समझ में कैसा आया, क्या नहीं आया, कमेंट जरूर कर दिया करो भाई वीडियो के अंतर्गत, और इसको शेयर भी कर दो ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई क्लासेस हो रही हैं। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मैसेज करके क्या कर सकते हैं, संपर्क हमसे कर सकते हैं।